हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। राइट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिफाइनिंग फीचर किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने एक फीचर को पकड़ा ग्रोथ और उसको डिकोड किया कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या वो एक डिफाइनिंग फीचर है। राइट, आज हम लोग दो और फीचर को डिस्कस करने वाले हैं। एक है रिप्रोडक्शन, दूसरा है मेटाबॉलिज्म, और उसको भी हम लोग डिकोड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर आते हैं या डिफाइनिंग फीचर के अंदर आते हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं फीचर 2। सबसे पहले क्या डालते हैं, हेडिंग डालते हैं फीचर 2। फीचर 2, और वो फीचर 2 क्या है? वो फीचर 2 है रिप्रोडक्शन। राइट, तो अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है? रिप्रोडक्शन और कुछ नहीं, ये एक प्रोसेस है जहां पे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग जो मोर और लेस सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के साथ। राइट, तो अगर हमें पूछा जाए रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे, चलिए लिखिए मेरे साथ, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस reproduction is the process of what? Of producing. Reproduction is the process of producing offsprings that are more or less similar to those parents, इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है, इज द प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, राइट, दैट आर मोर और लेस सिमिलर विथ पेरेंट्स। राइट, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि मोर सिमिलर क्यों है? क्योंकि सेम पेरेंट्स से आए हैं, राइट, तो ऑब्वियसली सेम जीन्स, जो पेरेंट के अंदर जो जीन्स है, राइट, वो जीन्स ऑफस्प्रिंग के अंदर भी होगा। राइट, सेम पेरेंट, राइट, या सेम जीन्स कैरी कर रहे होंगे। राइट, और लेस सिमिलर क्यों? लेस सिमिलर इसलिए कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पिताजी जैसे दिखते हो वैसा है आप भी वैसा ही दिखे। हाँ, हो सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटीज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल हुबहू आप अपने मम्मी या पापा जैसे दिखते हो। राइट, किस वजह से ये किस वजह से होता है? बिकॉज ड्यू टू वेरिएशन। राइट, ड्यू टू व्हाट? लेस सिमिलर ड्यू टू वेरिएशन। राइट, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा ही। राइट, सो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। राइट, अब ये रिप्रोडक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। राइट, रिप्रोडक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारी की सारी चीजें इतना कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। राइट, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में ये सब चीजें नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि इसको अच्छे से नोट करते रहिए। राइट, इट इज अ टाइप ऑफ reproduction. It's a type of reproduction in which a single organism is
capable to produce a new individual इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक प्रोसेस है, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही काफी है, इज केपेबल इनफ ENOUGH इज केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही काफी है, राइट, एक नया इंडिविजुअल को पैदा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस को अगर ऑफस्प्रिंग पैदा करना है या रिप्रोड्यूस करना है तो कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, राइट। इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पार्टनर्स, राइट। ये पार्टनर जरूरी है, एक मेल एक फीमेल, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही काफी है 2 इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। एट द सेम टाइम अगर हम बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ type of reproduction. It's a type of reproduction, right? It's a type of reproduction that involves the production of offsprings, that involves the production of offsprings by the fusion of male and female gametes, by the fusion of male and female gametes. It involves the production of offsprings. प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करता है तो क्या बनता है? जाइगोट, और जाइगोट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग बनाता है, राइट। जैसे कि ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत टाइप के हो सकते हैं, राइट। हम लोग उसी पे अभी फोकस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइप 1, राइट। टाइप 1 की ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये सब जानना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एडवांस के चक्कर में बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं, राइट। और जब एडवांस के चक्कर में हम लोग बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं तो हमारा जो बेस है वो कमजोर रह जाता है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिक्स है, ये अगर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा तो आगे जाने मतलब आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1, एंड टाइप 1 इज व्हाट? टाइप 1 इज स्पोरोजेनेसिस। क्या डालेंगे? स्पोरोजेनेसिस, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? थ्रू asexual स्पोर्स। तो इसके मतलब इसके हेडिंग में ही आपको पता चल रहा है स्पोरोजेनेसिस और थ्रू असेक्सुअल स्पोर्स। मतलब यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए स्पोर्स ही, एक सिंगल स्पोर ही काफी है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? न्यू इंडिविजुअल ग्रोज, न्यू individual grows from
न्यू इंडिविजुअल ग्रोज फ्रॉम दी स्पोर्स, मतलब एक नया इंडिविजुअल जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो फ्रॉम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से बनेगा, राइट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फंजाई। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फंजाई। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो थ्रू स्पोरोजेनेसिस और थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, राइट। ये एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स मैं बोलूंगा वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं, राइट। और एग्जाम में यही एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देगा, राइट। तो अच्छे से हर एक चीज को याद रखना, राइट। टाइप 2 क्या है और अच्छे से नोट डाउन भी करना, राइट। फिर बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या आता है, टाइप 2 में आता है बडिंग। क्या आता है टाइप 2 में, बडिंग, BUDDING, बडिंग। अब ये क्या है, अगर इसके डेफिनेशन पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं अ बड लाइक आउटग्रोथ, a bud like outgrowth, a bud like outgrowth, a bud like outgrowth, a new individual, a bud like outgrowth, right, new individual grows from a bud like outgrowth, a bud like outgrowth can, right। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे a new individual, a new individual grows from a bud like outgrowth, a new individual grows from a bud like outgrowth, a bud like outgrowth। इसका एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ईस्ट, ईस्ट हो जाएगा, एंड हाइड्रा हो जाएगा। और हाइड्रा एक जीनस है तो ऑब्वियसली हाइड्रा sp। तो इसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है। क्यों अंडरलाइन किया, इसको हम लोग आने मतलब कुछ ही लेक्चर्स बाद में ही हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, राइट। अब इसको एक ड्राइंग के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक हाइड्रा है, राइट। मान लेते हैं कि ये एक हाइड्रा है, राइट। और यहाँ पे एक बड का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ बड, राइट। यही बर्ड जब मैच्योर हो जाएगा, राइट, तो क्या होगा, अपने पेरेंट बॉडी से अलग होके एक, ये बर्ड जब मैच्योर हो जाएगा तो अपने पेरेंट बॉडी से अलग होके एक नया हाइड्रा बना देगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा देखते हैं, राइट। ये बर्ड लाइक आउटग्रोथ था, इसी बर्ड लाइक आउटग्रोथ से क्या होगा, इसी बर्ड लाइक आउटग्रोथ से क्या होगा, राइट, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। इसी बर्ड लाइक आउटग्रोथ से क्या बना, एक नया हाइड्रा बना। और ये हाइड्रा आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। ये आगे जाके पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बना देगा, राइट। पहले ये बर्ड था, फिर ये मैच्योर हुआ, कहाँ पे मैच्योर हुआ, अपने पेरेंट के बॉडी में मैच्योर हुआ, राइट। सारे के सारे जो न्यूट्रिशन थे वो कहाँ से मिले, पेरेंट बॉडी से मिले, फिर वो मैच्योर हुआ। और जैसे ही वो मैच्योर हो गया अपने पेरेंट बॉडी से, वो डिटैच हो गया और एक नया हाइड्रा बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड बडिंग, जो ईस्ट एंड हाइड्रा में देखा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 3 के बारे में, राइट। किसके बारे में, टाइप 3। टाइप यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा शायद, चलो इसको हटा के एक फिर से लिखते हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 3 के ऊपर, तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप 3 और बाइनरी फिशन। हो सकता है कि ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं,
हो सकता है क्लास 9 या 10 में, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो बेस है वो जितना अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप 3, राइट। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 3 की। तो टाइप 3 में क्या आ जाएगा? टाइप 3 में आ जाएगा बाइनरी फिशन। क्या आ जाएगा? बाइनरी फिशन, FISSION, बाइनरी फिशन। अगर हम बात करते हैं बाइनरी फिशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट सेल जो है या पेरेंट सेल जो है वो स्प्लिट्स हो जाता है दो अलग अलग पार्ट में, राइट। और हर एक सेल में एक जेनेटिक मटेरियल का कॉपी होता है जो पेरेंट बॉडी में प्रेजेंट हो, राइट। इसको हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। पेरेंट सेल क्या लिखेंगे? पेरेंट सेल splits into two and each cell carrying a copy of the genetic material from the parent, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है दो सेल में, और ईच सेल, हर एक सेल में अ कॉपी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो पेरेंट सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक कॉपी हर एक सेल में पाया जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एमीबा एसपी। ये अंडरलाइन होगा एमीबा, बिकॉज ये एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो चलो एक ड्राइंग के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एमीबा है, राइट, और ये उसका न्यूक्लियस है। सो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, राइट। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनाएगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहता है? विद इन द न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, फिर क्या होगा? फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। फिर क्या होगा? फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, राइट। फिर क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली ये एक एमीबा बन जाएगा और ये एक एमीबा बन जाएगा। तो क्या हुआ? क्या हम देख सकते हैं कि सिंगल सेल splits into two and each cell carrying a copy of the genetic material from the parent, right? So this is the drawing. I hope अब इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा, right? अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 एंड टाइप 5 के बारे में, राइट। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 एंड टाइप 4 एंड टाइप 5 के बारे में, राइट। अगर हम बात करते हैं टाइप 4 की, तो टाइप 4 में क्या होगा? टाइप 4 में क्या आ जाएगा? टाइप 4 में आ जाएगा फ्रैगमेंटेशन, राइट। फ्रैगमेंटेशन के क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन में पेरेंट बॉडी जो है वो सेवरल पार्ट्स में टूट जाएगा और हर एक पार्ट क्या होगा? एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नया इंडिविजुअल बना देगा। यहाँ पे क्या होगा? अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए
parent body divided into several parts, and each part gives rise to a new individual. क्या होगा कि parent body split divided into several parts and each part into several parts and each part give rise to a new individual, right? ये कहाँ पे देखा जाता है? ये देखा जाता है फंजाई में देखा जाता है, राइट? ये देखा जाता है प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस में, इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मॉसिस में। और कहाँ पे देखा जाता है? और देखा जाता है फिलामेंटस एल्गी में, भी ये देखा जाता है। तो कहाँ देखा जाता है? एक तो देखा जाता है फंजाई में देखा जाता है, एक देखा जाता है प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस में देखा जाता है, और देखा जाता है फिलामेंटस एल्गी में। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इसको अच्छे से एंड ध्यान से इसको पढ़िए, राइट? अब हम लोग बात करेंगे टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 और कुछ नहीं है, इसी का एक पार्ट है। बेसिकली फ्रैगमेंटेशन जो देखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाते हैं सेवरल पार्ट्स में, और इससे क्या होता है कि नया इंडिविजुअल बनता है। तो ये देखा जाता है बेसिकली प्लांट्स में, और यही चीज जब एनिमल्स में होता है तब हम उसको बोलते हैं ट्रू रीजेनरेशन। तो हम क्या बोलते हैं उसको? ट्रू रीजेनरेशन। अब ट्रू रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कल मेरा ये अंगूठा यहां से कट जाए और मेरे पास इतना पावर है कि मैं इस अंगूठे को फिर से ग्रो कर सकता हूं, सेम टू सेम अंगूठे को ग्रो कर सकता हूं। तो तभी हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे ट्रू रीजेनरेशन पावर, राइट? क्योंकि ये जो बॉडी जो डीजेनरेट हो गया था, ये बॉडी पार्ट, इसको मैं फिर से रीजेनरेट कर रहा हूं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू रीजेनरेशन। तो बेसिकली ये किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है प्लानेरिया में, प्लानेरिया एसपी, क्योंकि प्लानेरिया क्या है? ये एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अंडरलाइन कर दिया। ये क्या है? बेसिकली फ्लैटवर्म। इसमें क्या होता है? इसमें ड्राइंग के थ्रू समझने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक फ्लैट वर्म है, राइट? ये क्या है? ये एक फ्लैट वर्म है, राइट? और इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने 3 टुकड़े में काट दिया, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट ही कैपेबल है एक नया प्लानेरिया को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट क्या होगा? इस पार्ट में क्या बचा? इस पार्ट में ये वाला पोर्शन बचा, राइट? तो ये पार्ट क्या करेगा? रेस्ट ऑफ द पार्ट को ये बनाएगा, ये एक प्लानेरिया बन गया। इस पार्ट में क्या है? इस पार्ट में बीज वाला हिस्सा है, तो ये क्या करेगा? ये पीछे वाला हिस्सा भी बनाएगा और आगे वाला हिस्सा भी बनाएगा, एक और प्लानेरिया बन गया। थर्ड वाले पार्ट में क्या है? थर्ड वाले पार्ट में सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये क्या करेगा? ये मिडिल वाला हिस्सा भी बनाएगा और पीछे वाला हिस्सा भी बनाएगा। तो देख सकते हैं कि एक प्लानेरिया से एक प्लानेरिया बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। मतलब हर एक टुकड़ा, हर एक बॉडी पार्ट कैपेबल है एक नया प्लानेरिया को बनाने के लिए, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रू रीजनरेशन, जो देखा जाता है प्लानेरिया एसपी में, राइट? लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर हम लोग ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? हम लोग तो रिप्रोडक्शन को इसलिए चूज किया था क्योंकि हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करना था, राइट? कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है, राइट?
उसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने ये सब चीजें अभी अभी पढ़ा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या ये एक डिफाइनिंग फीचर है, राइट। एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है इस दुनिया में, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? मैं यही बाजू में उसको कंक्लूड कर देता हूं, राइट। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है? द आंसर इज नो, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं म्यूल की, राइट, म्यूल की, तो क्या म्यूल रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या ये लिविंग नहीं है? लिविंग है, जरूर लिविंग है। ये लिविंग तो है लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं स्टेराइल वर्कर बीज की, स्टेराइल वर्कर बीज की, तो क्या स्टेराइल वर्कर बीज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं स्टेराइल वर्कर बीज? नो, स्टेराइल वर्कर बीज भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या हम उसको लिविंग नहीं बोलेंगे? जरूर लिविंग बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं एक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल का क्या मतलब होता है? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेडिकल कंडीशनिंग की वजह से कभी कभी क्या होता है कि कोई कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, राइट, मतलब वो ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाते, उन्हीं को इनफर्टाइल ह्यूमन कपल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लो स्पर्म काउंट एक मेडिकल कंडीशन हो गया। दूसरा होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, जो एक मेल में देखा जाता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये क्या है, बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है। उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन कपल जो है वो इनफर्टाइल रह जाता है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो क्या हम उसको लिविंग नहीं बोलेंगे? जरूर लिविंग बोलेंगे। क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग लिविंग उसको जरूर कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये सारे के सारे जो है, ये अगर मैं बात करूं म्यूल की, तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता पर हम लिविंग बोलेंगे। ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता फिर भी हम लिविंग बोलेंगे। ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता फिर भी हम लिविंग बोलेंगे, राइट। तो इसी वजह से जो रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि डिफाइनिंग फीचर के जो डेफिनेशन था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि ऐसा एक फीचर जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट, विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि म्यूल जो है ये लिविंग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। एक स्टेराइल वर्कर बीज लिविंग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। एक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ये लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा नहीं जाता। इसी वजह से रिप्रोडक्शन जो है दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, राइट। तो कहाँ पे लिखे? चलो इसी को मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं इसको मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करके। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम? कंक्लूजन यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन is a characteristic feature रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि एक डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, राइट। तो ये था रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम लोग फीचर 3 भी पढ़ेंगे, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो हेडिंग डाल दीजिए फीचर 3 मेटाबॉलिज्म। तो हेडिंग डाल दीजिए मेटाबॉलिज्म। थोड़ा थोड़ा करके हर दिन पढ़ेंगे तो क्या होगा ना कि हमें लोड नहीं लगेगा, राइट, हमें लोड नहीं लगेगा और पढ़ाई में हमको आलस भी नहीं आएगा।
एक दिन में अगर मैं 2-3 घंटा पढ़ लूँ, 2-3 घंटा सिर्फ बायोलॉजी को दे देता हूँ, तो क्या होगा, मतलब मन नहीं करेगा पढ़ने में। लेकिन हर दिन अगर 1 घंटा 2 घंटा हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता हूँ बायोलॉजी को, तो सिर्फ मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, राइट, तो उतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे फीचर 3, राइट। फीचर 3 क्या है? फीचर 3 है मेटाबॉलिज्म। फीचर 3 क्या है? फीचर 3 है मेटाबॉलिज्म, राइट। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे केमिकल से बना हुआ है, राइट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है बहुत सारे केमिकल से। अब वो केमिकल्स माइक्रो केमिकल्स भी हो सकते हैं, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बड़े यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, राइट, डिफरेंट क्लास के हो सकते हैं। लेकिन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे केमिकल से बनता है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं चल रहा हूँ, जब मैं खा रहा हूँ, जब मैं सो रहा हूँ, हर टाइम मेरे अंदर या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। और यही सारे केमिकल्स रिएक्शन को जब हम सम अप करेंगे कि केमिकल रिएक्शन 1 +2 +3 +4 एंड डॉट 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 सो ऑन, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसी को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, राइट। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो अगर हमसे पूछा जाए मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे, द सम टोटल ऑफ ऑल the sum total of all chemical reactions occurring inside the body of an organism, inside the body of an organism the sum total of all the chemical reaction occurring inside the body of an organism is called what? Is called metabolism. तो इसका क्या हुआ? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, राइट। तो सभी रिएक्शंस को अगर हम सम अप करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म 2 टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। इसका एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, राइट। अब एनाबॉलिज्म क्या है? कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे क्या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है। बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या बनता है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, राइट। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। तो अगर हमसे पूछा जाए एनाबॉलिज्म क्या है, तो पहले हम लोग लिखेंगे एनाबॉलिज्म के कैरेक्टर क्या है। सो इट इज अ सिंथेसिस प्रोसेस, इट इज अ सिंथेटिक या सिंथेसिस प्रोसेस, इट इज अ synthetic reaction, it is a synthetic reaction, right।
एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कैटाबोलिज्म की, तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, एक बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल टूट के बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। एक मैक्रोमोलिक्यूल टूट के बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म को अगर पूछा जाए कैरेक्टर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे नंबर 1 में इट इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन। इट इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन। इट इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन। अब एक चीज को समझो कि जब एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, राइट, तो ऑब्वियसली छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जुड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, राइट। तो इस प्रोसेस में एनर्जी नीडेड, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, विद इन ब्रैकेट लिख दीजिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे क्या जरूरत, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, राइट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड्स, राइट। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या है, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल है। वो माइक्रोमोलिक्यूल जुड़ के क्या बनता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज प्रोटीन। सो दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस इज अ सिंथेटिक रिएक्शन, या दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं कैटाबोलिज्म की, तो एक जब बड़ा मॉलिक्यूल जब टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उस बड़े मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एनर्जी है क्या होगा, वो रिलीज होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी जो है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है, और जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, मान लेते हैं जब ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जब ग्लूकोज टूट जाता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ग्लूकोज एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो टूट के 2 माइक्रोमोलिक्यूल बना रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, राइट। लेकिन हम लोग ये फीचर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या एक डिफाइनिंग फीचर है। चलो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कंक्लूजन अभी ड्रॉ करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, राइट। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में इसको इलेबोरेट नहीं किया गया, तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको इलेबोरेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलो मान लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब है, राइट। दिस इज अ
टेस्ट ट्यूब, राइट। मान लेते हैं कि ये एक टेस्ट ट्यूब है। मेरा ड्राइंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरा ड्राइंग उतना क्या, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो मान लेते हैं ये एक टेस्ट ट्यूब है, और मान लेते हैं यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है, राइट। दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, राइट, लिविंग ह्यूमन बॉडी, राइट। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग एक रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। मान लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वाटर और CO2 में, राइट। ये एक रिएक्शन चल रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्या चल रहा है, एक रिएक्शन चल रहा है जहां पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर एंड CO2 में। सेम रिएक्शन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी चल रहा है एट द सेम टाइम, राइट। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है और ये जो रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है, इस रिएक्शन में कोई डिफरेंस होगा, ध्यान से सोचो। ये रिएक्शन ग्लूकोज का जो सिंथेसिस है, राइट, ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं, सॉरी, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है, दोनों केमिकल रिएक्शन में कोई डिफरेंस होगा, नहीं होगा, राइट। जो रिएक्शन यहाँ चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही वे रिएक्शन ह्यूमन एक बॉडी के अंदर भी होगा। ग्लूकोज जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तब भी वो क्या बनाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ग्लूकोज जब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बनाएगा, टूटेगा, तब भी क्या बनाएगा, वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट इज वाई इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला बोलेंगे हम लोग नो डिफरेंस, राइट, नो डिफरेंस। दूसरा क्या है, ये रिएक्शन जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब क्या है, एक इन विट्रो कल्चर है, याद करो हमने पढ़ा था इन विट्रो एंड इन विवो, इन विट्रो कल्चर है, राइट। क्यों, बिकॉज दिस इज आउटसाइड द बॉडी एंड दिस इज इनसाइड द बॉडी। तो ये इन विट्रो कल्चर में जो रिएक्शन हो रहा है और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, दोनों सेम है। सो दैट इज वाई इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे लिविंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे लिविंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है ये एक लिविंग रिएक्शन हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे जैसे हो रहा है वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होगा। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब को अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, इस टेस्ट ट्यूब की, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, अगर मैं बात करूं इस टेस्ट ट्यूब की, तो ये टेस्ट ट्यूब को क्या मैं लिविंग बोल सकता हूं, बोलो, क्या ये टेस्ट ट्यूब को मैं लिविंग बोल सकता हूं? ये टेस्ट ट्यूब को ना तो मैं लिविंग बोल सकता हूं, ना मैं नॉन लिविंग बोल सकता हूं। क्यों मैं लिविंग नहीं बोल सकता, बिकॉज ये टेस्ट ट्यूब जो है ये एक सेल फ्री सिस्टम है। दिस इज अ सेल फ्री सिस्टम, नंबर 1। ये एक सेल फ्री सिस्टम है, कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, लेकिन इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो यहाँ पे कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सेल फ्री सिस्टम है। दैट इज वाई इसको मैं लिविंग नहीं बोल सकता, इसको मैं नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं नॉन लिविंग बोल सकता, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शन चल रहा है वो तो लिविंग रिएक्शन है, इसी वजह से मैं इसको नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकता। सो दिस टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, राइट। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, लेकिन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है इसको मैं लिविंग रिएक्शन बोल सकता हूं, राइट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, राइट, इसको, राइट, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राइट। दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया, क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दिया इसमें, राइट। थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दिया और मैं क्या किया, पी गया, पी गया। अब ये एक टेस्ट ट्यूब है, राइट। यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट किया गया है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे भी डाल दिया,
डाल दिया ग्लूकोज, राइट। ये घुल गया, देख सकते हैं छोटे छोटे बबल क्रिएट हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हम लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हम लोग देख सकते हैं, राइट, बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इसी वजह से अब मैंने जो ग्लूकोज पिया, जो मेरे अंदर जो ग्लूकोज गया, वो जो रिएक्शन अंदर कर रहा है, ये सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ हो रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ग्लूकोज मेरे अंदर गया वो ग्लूकोज जाके क्या बनाएगा, एक वाटर बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सेम टू सेम ये जो ग्लूकोज मैंने यहाँ पे डाला, जो यहाँ पे एक इनविट्रो कल्चर में, दिस इज अ इनविट्रो कल्चर, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, वो सेम चीज ही बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो दोनों रिएक्शन में कोई डिफरेंस है नहीं है, दोनों रिएक्शन सेम है, राइट। सो दिस इज वाई इस रिएक्शन को मैं क्या लिविंग रिएक्शन बोल सकता हूँ, जरूर बोल सकता हूँ, इस रिएक्शन को मैं जरूर लिविंग रिएक्शन बोल सकता हूँ। लेकिन क्या इस टेस्ट ट्यूब को मैं लिविंग बोल सकता हूँ? द आंसर इज नो, इस टेस्ट ट्यूब को मैं लिविंग नहीं बोल सकता। क्यों नहीं लिविंग बोल सकता? बिकॉज ये टेस्ट ट्यूब जो है वो एक सेल फ्री सिस्टम है, कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है, मेरे देख सकते हैं आपके, मेरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इस टेस्ट ट्यूब का नहीं है, तो इसी वजह से इसको मैं लिविंग नहीं बोल सकता। लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन है उसको मैं लिविंग बोल सकता हूँ, तो इसको मैं नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकता। सो दिस टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन है दिस इज 100% लिविंग रिएक्शन। दैट इज वाई ये जो टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा है, ये आप जो काम करते हैं टेस्ट ट्यूब, वो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब नहीं है, ये बेसिकली एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट ट्यूब है। बेसिकली ये हम लोग होमोजेनाइजर जो मशीन होता है, राइट, उसमें हम लोग ये टेस्ट ट्यूब को यूज करते हैं, राइट, होमोजेनाइजिंग मशीन में इस टेस्ट ट्यूब को यूज किया जाता है। सो ये नॉर्मल टेस्ट ट्यूब नहीं है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चल रहा है रिएक्शन और मेरे बॉडी के अंदर जो चल रहा है रिएक्शन दोनों सेम है। इसी वजह से ये जो रिएक्शन है इसको मैं 100% लिविंग रिएक्शन बोल सकता हूँ। तो अब मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि मेटाबॉलिज्म is a defining फीचर। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर हो गया, ये हमारा पहला डिफाइनिंग फीचर हो गया। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, कुछ भी हो, वायरस की बात नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसमें हर एक चीज में मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, राइट। तो इसी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, ना कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, राइट। एक और चीज हमने क्या देखा कि अगर कोई किसी चीज को हमें लिविंग कंसिडर करना है, इस टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग क्यों नहीं बोल पाए? बिकॉज दिस इज अ सेल फ्री सिस्टम, राइट। तो हमने क्या देखा, अगर किसी चीज को लिविंग होना है तो उसमें उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और कंक्लूजन यहां से ड्रॉ कर सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is a defining cellular organization is a defining feature of cellular organization is a defining feature cellular organization is a defining feature। तो हमने यहाँ पे दो कंक्लूजन ड्रॉ किया। एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, और दूसरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हमने? दूसरा कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर। कि हमने क्या देखा यहाँ पे, इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग लिविंग क्यों नहीं कह पा रहे थे? बिकॉज यहाँ पे कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एक सेल फ्री सिस्टम था। तो अगर किसी चीज को हमें लिविंग कंसिडर करना है, राइट, तो क्या होना चाहिए?
डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये चीज मैं भूल गया था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी। अगर किसी चीज को मुझे लिविंग कंसीडर करना है तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो आज का लेक्चर जो हम लोग यहाँ तक रखते हैं, राइट। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म वहां से मार्क करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए गुड बाय, चलो कल फिर मिलेंगे। एक और 2 फीचर बाकी है अभी भी, और 1 या 2 फीचर बाकी है, एक फीचर बाकी है अभी, राइट। तो उसको भी नेक्स्ट सेशन में खत्म कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ते रहो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, डोंट वरी, आपका हो जाएगा, डोंट वरी, मेहनत करते रहो, राइट। तो बाय, चलो एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी से भी मार्क्स करते हैं, राइट। बाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से मार्क करना, राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने दो फीचर के बारे में पढ़ा, एक है रिप्रोडक्शन, दूसरा है मेटाबॉलिज्म। तो पहले रिप्रोडक्शन को मार्क करेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विच आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। हमने पढ़ा ये, मोर सिमिलर बिकॉज ऑफ सेम जीन एंड लेस सिमिलर ड्यू टू वेरिएशन। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स और स्पोरोजेनेसिस, ये भी हमने पढ़ा। ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या देख सकते हैं हम, बडिंग के बारे में, ये भी हमने पढ़ा और डायग्राम भी बनाया। उसके बाद हमने पढ़ा प्लैनेडिया के बारे में या फ्लैटवर्म्स के बारे में, जहाँ पे ट्रू रीजनरेशन देखा जाता है। तो यह क्या है, फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम एक प्लैनेडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट केपेबल है एक नया बॉडी को, रेस्ट ऑफ द बॉडी को बनाने के लिए। फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट। ये भी हमने पढ़ा। फंजाई, फिलामेंचस एल्गी एंड प्रोटोनियमा ऑफ मॉसेस, इसमें क्या देखा जाए, इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये लोग मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये भी हमने पढ़ा। लास्ट जब हमने ग्रोथ पढ़ा था तब हमने देखा था रिप्रोडक्शन और इंक्लूसिव इवेंट, राइट। डू नॉट, हाँ, ऑल द ऑर्गेनिज्म, मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसी वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन को जो है वो लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलो मार्क करते हैं मेटाबॉलिज्म को, राइट। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ फॉर्म इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल्स, राइट, जो हमने पढ़ा। दिस केमिकल्स कैन बी स्मॉल, बिग, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस एंड फंक्शन, अलग अलग क्लास, अलग अलग साइज, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, मैक्रो हो सकते हैं, माइक्रो हो सकते हैं, राइट। Thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर thousands of metabolic reaction चल रहा होता है, राइट। चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, हर एक चीज में, हर एक लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, जो हमने पढ़ा। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग नहीं है जहां पे मेटाबॉलिज्म देखा जाए। और मेटाबॉलिज्म हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम, जो हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, राइट। वो क्या है, वो एक सेल फ्री सिस्टम है, राइट, एंड आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो कल्चर में। द टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग, वो भी हमने पढ़ा। क्यों लिविंग नहीं है, बिकॉज वो एक सेल फ्री सिस्टम है, इसी वजह से वो लिविंग नहीं है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये वाला लाइन है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग, मतलब आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रहा है, जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म किया, राइट, जो टेस्ट ट्यूब है दैट इज नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमने पढ़ा कि जो टेस्ट ट्यूब हमने पढ़ा, वो टेस्ट ट्यूब
ये जो टेस्ट ट्यूब हमने पढ़ा, ये टेस्ट ट्यूब हो सकता है एक लिविंग ना हो सकता है लिविंग ना हो, क्योंकि एक सेल फ्री सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन चल रहा है, ये रिएक्शन 100% यहाँ पे दिया गया है, नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन, बट ये जो रिएक्शन चल रहा है इसके अंदर, ये रिएक्शन 100% एक लिविंग रिएक्शन है। दैट इज वाई मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है, राइट। और दूसरा हमने क्या देखा कि अगर किसी चीज को लिविंग होना है तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूर होना चाहिए, तो ये भी एक है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। मतलब दो कंक्लूजन हमने बोर्ड वर्क में ड्रॉ किया था। एक क्या ड्रॉ किया कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। दूसरा कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, राइट। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक रखते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, चलो बाय, कल मिलते हैं।